मेरे बच्चों में से प्रत्येक ने अपने लिए एक एक बगीचा लगाया था। बगीचा क्या, फूलों की छोटी छोटी क्यारियां थीं। एक दिन सवेरे हम लोगों ने देखा कि उन क्यारियों में फूल खिलाए हैं। बच्चे ही तो ठहरे, हर एक को अपनी अपनी क्यारी के फूल अधिक सुंदर जान पड़े और इसी बात पर उन लोगों में लड़ाई छिड़ गई। हर एक का कहना था कि उसकी क्यारियों के फूल सबसे सुंदर हैं। बात बढ़ते बढ़ते फूलों से हटकर दूसरी ही क्षेत्र में जा पहुंची। एक हिटलर बना तो दूसरा मुसोलिनी और तीसरा स्टालिन, और मुझे इन तीनों की मां बनने का सौभाग्य एक साथ ही प्राप्त हो गया। संग्राम में विषैले वाक्यों का प्रयोग होते सुनकर मुझे चौके का काम छोड़कर बगीचे की ओर जाना पड़ा। मुझे देखते ही सब एक साथ अपने अपने पक्ष का समर्थन कर न्याय की दुहाई देने लगे। न्याय का कार्य उतना आसान न था जितना कि एक अदालत के जज का होता है। जज के पथ प्रदर्शन के लिए कानून होते हैं और नज़ीरें भी। चाहे लकीर की फकीरी में अन्याय ही क्यों न हो जाए, पर उसका मार्ग स्पष्ट रहता है। मेरे सामने न नज़ीर थी न कानून, फिर भी मुझे यह लड़ाई समाप्त करनी थी और न्यायपूर्वक मैं सोच ही रही थी कि निर्णय करने के लिए जूरी क्यों न नियत कर लिए जाए कि इतने में ही बच्चों के काका जी आते दिखाई दिए। चीखना चिल्लाना तो दूर, उन्हें किसी का पंचम स्वर के ऊपर बोलना तक पसंद नहीं है। बच्चों को लड़ते देखकर बोले, अच्छा ये लड़ाई किस लिए है? यदि तुम लोग लड़े भिड़े तो मैं तुम्हारी माँ को सत्याग्रह न करने दूंगा। मेरे हिटलर मुसोलिनी शांत हो गए। माँ के बिना जिन्हें स्कूल जाने तक ही कष्ट होता है, माँ के बिना जिनका काम नहीं हो सकता, वही मेरे बच्चे चाहते थे कि मैं सत्याग्रह करूं और जेल जाऊं। अब मैंने उनसे पूछा कि कोई शिकायत तो नहीं है, तो सब एक स्वर में बोल उठे, नहीं माँ, सभी क्यारियों के फूल सुंदर हैं। तुम सत्याग्रह करो और जल्दी जेल जाओ। हम सब भीतर जाने को ही थे कि बाहर से गाने की आवाज़ आई। गाना कोरस में था और स्वर था बच्चों सा, भगवान दया करना, इतनी मोरी नैया को पार लगा देना। और अब तो हम सब दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। इसी समय दूसरा पद सुनाई पड़ा, मैं तो डूबत हूँ मंझधार पड़ी, मोरी बैया पकड़ते उठा लेना। बाहर आकर देखा 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। बड़ी लड़की होगी 10 बरस की, छोटी 8 और 7 के बीच में थी और लड़का वह बड़ी बहन की ही गोद में था, कोई 3 साल का। हम लोगों को देखते ही उन लोगों ने गाना बंद कर दिया। लड़के को गोद से उतारकर बड़ी ने जमीन के माथा टेककर हमें प्रणाम किया। उसको देखा देखी छोटी लड़की और लड़के ने भी जमीन से माथा टेका और तीनों ने अपने चितड़ों में छिपे हुए पेट को दिखाकर वह बताया कि वे भूखे हैं। बड़ी के हाथ में एक झोली थी और छोटी के हाथ में टीन का डिब्बा। उन्होंने एक बार झोली की ओर देखा जो बिल्कुल खाली जान पड़ती थी, फिर हमारी ओर याचना की दृष्टि से देखा। मैंने उनसे कहा, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, और भी कोई गाना जानती हो? बड़ी के बोलने के पहले ही छोटी बोल उठी, हमें भजन भी आते हैं। बड़ी मालकिन और आदेश पाए बिना ही वे दोनों गाने लगीं, कमर कस ले रे बिचोली, तेरे संग चलूंगी, तेरे संग चलूंगी रे, संग चलूंगी, कमर कस ले। मेरे साथ चलेगी तो तेरी अम्मा लड़ेगी, हम लोगों की हंसी अब दबाए न दबेगी। अम्मा के लड़ने की बात सुनते ही वह फूट पड़ी। वे सभी शर्मा कर चुप हो गए। उनकी दृष्टि से ऐसा जान पड़ता था कि वे किसी अज्ञात भूल से दुखी हो गए हैं। मैंने हंसी रोककर आश्वासन के रूप में कहा, बहुत अच्छा गाया। मेरी बात सुनते ही वे फिर बैठकर लगे जमीन से माथा टेकने। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, पका हुआ खाना या कच्चा? बड़ी ने फिर जमीन से माथा टेककर कहा, कुछ भी खाने को चाहिए बड़ी मालकिन, कल से कुछ नहीं खाया। मैंने बच्चों से कहा कि इन्हें 2-2 पूरियां लाकर दे दो और मैं अंदर चली गई। बच्चों ने इन्हें कितनी पूरियां दी यह तो मैं नहीं कह सकती,
पर जब चौके में जाकर देखा तो न डिब्बे में एक भी पूरी थी और न कटोरे में तरकारी। दूसरे दिन हम लोग सुबह की चाय पीकर उठने ही वाले थे, वे बाल गवैये फिर आज पहुँचे। हमें कोमल स्वर में सुनाई पड़ा, सांवरिया हमें भूल गयो। सखी सांवरिया बिंदाराबन की कुंजगलिन में बाज रही है बांसुरिया, हमें भूल गयो सखी सांवरिया। मैंने अपने बच्चों से कहा, कल तुमने इन्हें खूब पूरियां खिलाई थी ना, अब वे सब फिर आ गए, जैसे उनके लिए यहाँ रोज पूरियां धरी हैं। धरी तो है माँ, एक साथ ही बच्चों के मुंह से निकला और सबके हाथ एक साथ ही पूरी की डिब्बे की ओर बढ़े। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, रोज रोज इन्हें पूरियां खिलाओगे तो वे दरवाज़ा ही ना छोड़ेंगे। उन्हें चावल या आटा देकर जाने को कह दो। एक बच्चा बोल उठा, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, न जाने उनके माँ भी हैं या नहीं, वे भला कहाँ पाएंगे। दूसरा ताने के स्वर में बोला, इससे अच्छा तो उन्हें कुछ भी न दिया जाए। सबसे छोटा बोला, तुम भी माँ होकर ऐसा क्यों कहती हो। माँ, उन बेचारों को भी भूख लगी होगी, हमारे हिस्से की ही दे दो। लड़की सब में समझदार थी, उसका दृष्टि यही चाह रही थी कि माँ का इशारा भर मिले और पूरियों का डिब्बा ले जाकर पूरियां उन बच्चों को खिला दे। मैंने उदासीनता से कहा, पूरियां ही दे दो, पर शाम को फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। माँ, शाम को नाश्ता नहीं करेंगे, एक स्वर में एक साथ बच्चों ने कहा और हाथ में पूरियां लिए हुए दरवाजे की ओर दौड़े। चौके का काम निपटा कर मैं बाहर गई, देखा वे तीनों बड़े मज़े से पूरियां खा रहे थे और मेरे बच्चे भी बड़े उत्साह से उन्हें परोस रहे थे। जब वे खा पी कर उठे तो मैंने कहा, देखो भाई, तुमने पूरियां खा ली, अब बिना गाना सुनाए न जा पाओगे। उन्होंने कृतज्ञतापूर्ण माथा जमीन पर टेक कर गाना शुरू किया। अब न रहूंगी कान्हा तोरी नगरिया, हाट बाट मेरी गैल न छोड़े, पनघट पर मोरी फोरे गगरिया। अब न रहूंगी। गाना गा चुकने के बाद उन्होंने जमीन पर माथा टेका, जैसे हमें आशीर्वाद देकर जाने के लिए उगत हुए, पर मैंने उन्हें रोक कर पूछा, क्या तुम तीनों भाई बहन हो। हाँ, बड़ी मालकिन, बड़ी लड़की ने कहा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। अपना नाम उसने ईठी, छोटी बहन का नाम सीठी और भाई का नाम प्रेमा बतलाया। ईठी, सीठी, प्रेमा, उनका नाम दोहराते हुए मैंने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है। तुम कल भी अकेले आए थे, आज भी। छोटी लड़की बड़ी तत्परता से बोल उठी, माँ भी है और बाप भी है बड़ी मालकिन, हमारे सब कोई हैं। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इस तरह अकेले फिरने को भेज देते हैं। बाप अमरावती में है और माँ अमरावती में। तुम्हारा बाप क्या करता है। मेरा छोटा लड़का बीच में ही पूछ बैठा, जेल में है छोटे बाबू, बड़ी लड़की ने उत्तर दिया, जेल में है। मैंने कुछ अनास्था से पूछा, जेल क्यों हुई उसे। लड़की बोली, वह दारू जो पीता था और दारू पीकर चुप भी नहीं रहता था, दंगा करता था, माँ को मारता था, गाली बकता था, इसलिए वो। लड़की आंख उठाकर देखते हुए बोली, बड़ी मालकिन, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और सब लोग कहते हैं पुलिस वालों ने ठीक किया। और तुम्हारी माँ, वह अब कहाँ है। मैंने पूछा। लड़की बोली, माँ, वह भी तो जेल में है और उसी के साथ हमारा सबसे छोटा भाई भी है। वह तो अपने भाई की ओर उंगली से दिखाकर लड़की ने कहा, प्रेमा से छोटा है, वह रोता नहीं, इससे अच्छा है। बेचारे बच्चे। मेरे मुंह से निकल पड़ा, माँ बाप दोनों जेल में और ये अनाथ सड़क पर भीख मांगते फिरते हैं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या किया था। लड़की बोली, हमारी माँ ने पुलिस वाले को मारा था, जिसने हमारे बाप को पकड़ा था ना, उसी को, और फिर वे माँ को भी पकड़ ले गए। माँ के बिना हमको बुरा लगता है, पर यह प्रेमा तो रात दिन रोता ही रहता है। मैंने लड़के की ओर देखा, बेचारा छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 3 बरस का, फटे चितड़े में लिपटा हुआ, सिर में महीने तेल का नाम नहीं, रूखे बिखरे बाल, ना जाने कब से नहाया नहीं था, शरीर पर एक मैल की
तह सी जम गई थी। गाल पर आंसुओं के निशान जमे हुए थे। इस कहानी का अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए आर के कहानियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका दूसरा पार्ट आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।